Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter of your book, which is chapter number 13, and the name of the chapter is 3 Days to See. The author of this chapter is Helen Keller. I hope you all know about Helen Keller. Who was she? And 3 Days to See is an autobiography of Helen Keller. It's just an extract from that autobiography. So now, before going through the chapter, let's come to the pink block. Helen Keller. See this, the author is mentioned there, from 1880 to 1968. 3 Days to See is an extract from Helen Keller's autobiography. After going through these pages, we realized what a wonderful lady she must have been. Although she had turned totally blind, deaf and dumb after a serious illness when she was only 19 months old, she took courage and bravely faced the odds of life. Under the loving care and able guidance of her teacher, Mrs. Sullivan, she learned to read, write, and even speak. She graduated from Redcliffe College in 1904. She published several books. Her very life and achievements are a great source of inspiration and prove that courage and determination can enable us to overcome all our handicaps. So what does the first paragraph speak? इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि जब हम हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी का ये एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे 3 Days to See, वो 3 इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल डेज उनकी लाइफ के, जब उन्हें पता था, डॉक्टर्स ऑलरेडी उन्हें बोल चुके थे कि आप 3 दिनों में या 3 दिनों के बाद कभी भी ब्लाइंड हो सकते हैं. एंड उस चीज़ को हेलन केलर ने किस अकॉर्डिंग डाइजेस्ट किया, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या सफ़र किया, और कहीं ना कहीं तो भी उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी. शी वॉज अ वंडरफुल लेडी. उसके बारे में इसमें सब कुछ दिया हुआ है इन दिस चैप्टर. सो इट्स जस्ट कि आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब उनके पेजेस के जब आप गो थ्रू होंगे देन यू विल रियलाइज़ कि हेलन केलर एक बहुत ज़्यादा वंडरफुल, बहुत अच्छी लेडी थी. एंड वो ब्लाइंड भी हो गई, डेफ भी हो गई, डम भी हो गई. मीन्स वो ना देख सकती थी प्रॉपरली, ना सुन सकती थी, और ना ही कुछ भी बोल सकती थी वो. तो इस अकॉर्डिंग उनकी जो इलनेस थी वो एक्सप्रेसिबल नहीं थी बिल्कुल भी. मीन्स ऐसी इलनेस जिसको कोई पर्सन शायद कभी भी अपनी लाइफ में एक तरीके से करेजियस पॉइंट पर ले भी ना पाए, क्योंकि उनके जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे, तो वो किस तरीके से पर्सन जिएगा या लिव करेगा. बट शी टुक हर सीरियस इलनेस लाइटली विथ करेज एंड ब्रेवरी. एंड उसी ब्रेविटी में वो जब 19 मंथ्स ओल्ड थी तब वो ये सब सफ़र कर रही थी. एंड तो भी उन्होंने अपने सारे जो भी ऑड पार्ट्स होते हैं लाइफ के, जो भी चैलेंजेस होते हैं, उन्होंने अपनाया और बहुत अच्छे से अपने सारे काम किए. अंडर द लविंग केयर एंड एबल गाइडेंस ऑफ अ टीचर मिसेस सुलिवन. मिसेस एनी सुलिवन मेसी उनकी इंग्लिश टीचर थी, जो कि बहुत ज़्यादा गाइडेंस उनको देती थी, प्रॉपरली हेलन केलर को ट्रीट करती थी. एंड कभी भी किसी एडवाइस की ज़रूरत हो या हेलन केलर का करेज कभी भी टूट रहा हो, डगमगा रहा हो, तो शी वॉज द वन जो उनकी हर बार हेल्प करती थी. उन्होंने ही उनको आगे जाके किस तरीके से लर्न करना है, रीड एंड राइट करना है, और कैसे उनको बोलना है. वो डेफ एंड डम ज़रूर थी, लेकिन किस तरीके से वो प्योरली सिर्फ ब्लाइंड थी, तो भी उनका कुछ परसेंट 1% 2% इतना था कि वो कुछ ना कुछ बोल सके. शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज इन 1904. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करी रेडक्लिफ कॉलेज से 1904 या फिर 1904 में. और उन्होंने अपनी खुद से काफ़ी सारी रिटर्न की हुई बुक्स को पब्लिश भी करवाया. हर वेरी लाइफ एंड अचीवमेंट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. और यही सारे अचीवमेंट्स जो उन्होंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा करेज के बाद हासिल करे हैं, वो उनके करेज और डिटर्मिनेशन का रिजल्ट है, द रिजल्टेंट फैक्टर. और यही उन्होंने बताया है कि कोई भी हैंडीकैप पर्सन हो, उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो कैसे भी उसे ओवरकम कर सकता है अगर उस पर्सन के पास करेज हो तो. In this portion of her autobiography, she relates in a very interesting way how she would like to spend the 3 days with her eyesight restored. तब हेलन केलर ने क्या बताया है इस पूरे चैप्टर में
जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट या पोर्शन लिया है, उन्होंने वही पोर्शन लिया है जिसमें वो रिलेट कर सकें उन 3 डेज़ को, जिनमें वो हर एक चीज़ जो भी उनको चाहिए थी लाइफ में, या जो भी कुछ उनसे छूट गया था, उनको पूरा करना चाहती थी। तो उसी इंटरेस्टिंग फॉर्म को उन्होंने शो करा है कि किस तरीके से वो अपने 3 दिन स्पेंड करना चाहती थी, जब उनकी आईसाइट उनके पास सही सलामत थी। आईसाइट वॉज रीस्टोर्ड। This piece of her autobiography inspires us to make the best use of our senses and enjoy thankfully all the facets of wonder, beauty and pleasure spreading around us. तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने सेंसेस का फुल यूज़ करना चाहिए जब तक वो हमारे पास हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स का मीन्स गलत चीज़ों पे ध्यान ना देकर पॉजिटिव एटीट्यूड, करेज की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो भी हमें लाइफ में मिला है, हर एक चीज़ को हमको एंजॉय करना चाहिए एंड उसका थैंकफुल होना चाहिए। तब जाकर हम जो भी नेचर है या ब्यूटी है, उनके वंडर्स हैं या गॉड ने हमें जो भी दिया है, उसके लिए हम थैंकफुल होंगे और प्लेजरफुलनेस से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और दूसरों को भी प्लेजर या ब्यूटी एक्सेप्ट करवाएंगे। इसी अकॉर्डिंग हम उस ब्यूटीफुलनेस को स्प्रेड कर सकेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. Come to page number 113 of your book. I have often thought it would be a blessing if each human being was stricken blind and deaf for a few days at some time during his early adult life. Darkness would make him more appreciative of sight. Silence would teach him the joys of sound. यहाँ पर हेलन केलर ने क्या बोला है कि मुझे कभी कभार लाइफ में ऐसा लगता है कि अगर कभी ह्यूमन बीइंग कुछ दिनों के लिए ब्लाइंड हो जाए, मीन्स वो कुछ नहीं देख पाएंगे, और डेफ हो जाए, वो कुछ नहीं सुन पाएंगे सिर्फ कुछ दिनों के लिए, जब वो अपने एडल्ट लाइफ में आ जाएं, जब वो समझदार हो जाएं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये उनके लिए एक ब्लेसिंग होगी, एक कर्स नहीं होगा। जस्ट बिकॉज डार्कनेस जो होगी वो उन्हें अपनी आई साइट को अप्रिशिएट करने का एक चांस देगी। मीन्स जब हमको कंटिन्यूसली डार्कनेस मिलती है, मीन्स किसी चीज़ जगह पर कोई भी खुशी नहीं मिलती है एंड एकदम से हमको हैप्पीनेस मिले, हम हर चीज़ को एंजॉय करें, तो वो लाइफ का मोमेंट कैसा होता है कि हाँ ठीक है, हमें दुख मिला, हमें डार्कनेस मिली, बट दैट वॉज कन्वर्टेड टू लाइटनेस, ब्राइटनेस। हम हैप्पी भी हुए, हम खुश भी हुए, तब जाकर हमने उस दुख को भुलाया। तो इसी अकॉर्डिंग हेलन केलर का कहना था कि लाइफ में एक दिन या कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जब हम उस अंधेरे को महसूस करें और तब जाके हमें अपनी आई साइट की वैल्यू पता चले और हम उस साइट को, उस सेंस ऑर्गन को अप्रिशिएट करें। और इसी तरीके से अगर हम किसी दिन ना सुन पाए, तब हमें पता चलेगा कि हमने आज तक जो भी चीज़ें सुनी है, हम उनको किस किस चीज़ को कैसे मिस कर रहे हैं। तब हमें उस साउंड का रियलाइजेशन होगा और हम उस जॉय को जब मिस करेंगे, हम उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे कुछ दिनों बाद। तो इसीलिए हेलन केलर का कहना था कि एक बार इंसान को कुछ दिन के लिए लाइफ में ब्लाइंडनेस और डेफनेस का एक पार्ट मिलना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि उन्होंने क्या मिस करा, तब जाकर वो अपनी आई साइट को और ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखेंगे या फिर अप्रिशिएट करेंगे। नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी. Recently, I asked a friend who had just returned from a long walk in the woods what she had observed. Nothing in particular, she replied. अब यहाँ पे हेलन केलर को जब पता था कि वो ब्लाइंड होने वाली है, जैसे ही उन्होंने डॉक्टर से सब कुछ पता कर लिया था, तो नाउ एंड देन मीन्स हर दिन वो क्या कर रही थी, अपनी फ्रेंड्स को टेस्ट कर रही थी, वो क्या दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, और उनके माइंड में चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है उस अकॉर्डिंग वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तब जाकर हेलन केलर ने अपनी एक फ्रेंड से रिसेंटली पूछा कि जब तुम वुड्स से एक वॉक कर कर आई, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, तो तुमने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व करा? बट द आंसर ऑफ द फ्रेंड वॉज नथिंग इन पर्टिकुलर. कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं डिस्क्राइब कर सकूँ, सब कुछ कॉमन था. मीन्स अगर फॉरेस्ट है तो क्या होगा, ट्रीज़ होंगी, लीव्स होंगी एंड इस अकॉर्डिंग फ्लावर्स होंगे एंड जस्ट जनरल एक बिल्कुल नेचुरल सा एनवायरनमेंट होगा, रोड होगा जिसमें हम वॉक कर सकें. तो उसमें कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट या पर्टिकुलर नहीं था जिससे वो फ्रेंड हेलन केलर को रिप्लाई में कुछ बता सके. कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ. How was it possible, I asked myself,
to walk for an hour through the woods and see nothing worthy of note. I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. यहाँ पर हेलन केलर ने क्या बोला, ये कैसे पॉसिबल है? ये क्वेश्चन मैंने खुद से पूछा। जब हम घंटों तक या फिर 1 घंटे तक उन पूरे वुड्स में, उन फॉरेस्ट एरियाज़ में घूमें और हम कुछ भी वैल्यूएबल या वर्दी ना देखें जिसको हम अपनी आंखों में नोट भी ना कर पाएँ, तो हमारा जो भी वहाँ पर घूमना है या वॉक करना है वो सब तो वेस्ट है। आई हु कैनॉट सी, मैं जो प्रॉपरली अभी तक नहीं देख सकती। दिस टाइम वो ब्लाइंड नहीं हुई थी, वो थोड़ा कम देखती थी और वो ब्लाइंड होने वाली थी। तो जो अभी तक प्रॉपरली नहीं देख सकती थी, जिनकी आई साइट ऑलरेडी वीक थी, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी, वो उसी फॉरेस्ट में कुछ ऐसी 100 थिंग्स या उससे ज़्यादा पा सकती हैं जो उन्हें एक इंटरेस्ट दे कि वो फॉरेस्ट में दोबारा भी राउंड के लिए या वॉक के लिए जाएं। थ्रू मेयर टच, जस्ट उन सारे मटेरियल्स को टच कर कर, अगर उनकी आँखें कमज़ोर होंगी, वो ब्लाइंड होने वाली होंगी, तो उनका टच तो वीक नहीं हो सकता ना, तो चीज़ों को अपने टच से रिकॉल कर रही थी, रिजेंबल कर रही थी। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, उन्होंने लीफ को कैसे देखा? अगर वो टच करेंगी तो लीफ में जो भी थिन सिमेट्रीज होती हैं, जो लीफ की आप लाइंस ड्रॉ करते हैं, उन्होंने हर एक सिमेट्री को देखा कि लीफ में हर बार सिमेट्रिकल फॉर्म में वो हाफ डिवाइडेड रहती है एंड उनके पार्ट्स डिवाइड रहते हैं। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिर्च। सिल्वर बिर्च, आपको पता है जब ट्री जितना ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो उसका जो बिर्च होता है, जो बाग होता है, वो बहुत ज़्यादा वुडी स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, एंड जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो एक सिल्वर कलर की शाइन हर जगह आ जाती है। सो दैट्स वाई उन्होंने ट्री के उस स्मूथ बार्क को, जो कि वाइटिश कलर का दिखता है, उसे कैसे कंपेयर करा है सिल्वर बिर्च से, और सिल्वर कलर्ड बिर्च। और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, और एक जो पाइन ट्री होता है, पाइन ट्री कैसा होता है? थोड़ा सा नुकीला, तो उसकी भी रफ बार्क को, जो शैगी बार्क होती है उसकी बिल्कुल रफ खुरदुरी, उसको भी टच से उन्होंने पहचाना है कि ये पाइन ट्री है। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड। और स्प्रिंग में वो क्या करती हैं हेलन केलर? ट्री की पूरी ब्रांचेस को टच कर कर ये पहचानने की कोशिश करती हैं कि यहाँ पर कोई एक बर्ड ज़रूर होगा, एक नई ऐसे फूल की कली जो कि खिलने वाली हो। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग, ये क्या है? नेचर के अवेकनिंग की फर्स्ट साइन। नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, मीन्स विंटर में नेचर कैसा हो जाता है? सारे के सारे प्लांट्स थोड़े बहुत मुरझा जाते हैं एंड बर्ड्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाते हैं या फिर उनकी ग्रोथ बहुत लेस हो जाती है, मोर और लेस। सो इस अकॉर्डिंग अगर डायरेक्टली स्प्रिंग सीज़न आएगा, हर जगह हवाएं चलेंगी, न्यू स्प्रिंग आएगी, तो क्या होगा? न्यू बर्ड्स ग्रो होंगे एंड उन्हीं न्यू बर्ड्स को वो सर्च करती थी ताकि उन्हें पता चले ये स्प्रिंग सीज़न का टाइम है और पेड़ों पर न्यू बर्ड्स या फिर नई कलियाँ आई हैं। ओकेजनली इफ़ आई एम वेरी फॉर्चुनेट आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। एंड अगर वो लकी हुई, उनकी किस्मत अच्छी हुई, अगर वो फॉर्चुनेट हुई, तो कभी कभार ओकेशन फॉर्म में जब वो स्मॉल ट्री पर अपना हाथ रखती हैं तो उन्हें बर्ड्स के वाइब्रेशन, उनकी जो सॉन्ग वो सिंग करती हैं, बर्ड्स चिर्प करती हैं, उसका क्विवर या उसकी गूंज भी सुनाई पड़ती है। सो दैट इज़ समटाइम्स जब वो लकी होती हैं कि बर्ड उनके कहीं आसपास है, स्मॉल ट्री पर बैठी है और उसी ट्री को उन्होंने जेंटली पकड़ा हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। At times, my heart cries out with longing to see all these things. कभी कभार उनको इस चीज़ के लिए इतना दुख होता है कि अगर वो ब्लाइंड हो गई 3 दिन बाद तो हर एक चीज़ उन्हें टच करके ही फील करनी पड़ेगी जिसकी हैबिट वो अभी से डाल रही हैं। तो काफ़ी बार उस दुख में उनका हार्ट क्राई करता है फॉर दैट लॉन्गिंग या फिर सेपरेशन फ्रॉम दीज थिंग्स। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट। तो उनका कहना यही है, अगर वो सिर्फ टच करके मटेरियल्स को बिल्कुल ऐसे टच करने से इतना ज़्यादा खुश हो सकते हैं, तो जो लोग देख सकते हैं उनको नेचर में और कितनी ज़्यादा डीपली उस ब्यूटी को देखने का चांस मिलेगा।
तो वो कितने ज़्यादा लकी होंगे जिनके सामने नेचर पूरी तरह से रिवील होगा, ओपन अप होगा, just because their eyesight is proper. And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes. Say just 3 days. एंड वो उन्हीं चीज़ को इमेजिन करना चाहती हैं कि अगर उन्हें सिर्फ 3 दिन मिले हैं तो वो अपनी आइज़ का यूज़ कहाँ करेंगी, कौन सी ऐसी बहुत ज़्यादा मोस्ट स्पेशल थिंग्स हैं जिनको वो अपनी आइज़ में कवर अप करना चाहेंगी हमेशा के लिए, क्योंकि उनके पास देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है, जस्ट 3 days. So we will continue with this chapter tomorrow as well, class. Till then, thank you and have a nice day.